जैसा सवाल है सेशन का, नारे लगते हैं आजादी चाहिए, और सवाल ये उठता है कि और कितनी चाहिए। जब यूनिवर्सिटी के अंदर हर तरह के नारे लग गए, हर तरह की बात हो गई, और क्या चाहिए? देखिए, आपके सवाल में ही जवाब है। सबसे पहले तो मैं आप तमाम लोगों का क्रांतिकारी इस्तकबाल करता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोगों ने इस डिबेट को शुरू किया है। हालांकि ये डिबेट पहले से कैंपस में चल रहा है। तो आपका जो सवाल है कि और कितनी आज़ादी, हम समझते हैं कि जितने तरह की गुलामी बची हुई है उस सबसे आज़ादी चाहिए। जैसे कि अक्सर इस सवाल को भटकाने की कोशिश की जाती है कि हम देश से आज़ादी चाहते हैं। हमने बार बार कहा कि हम देश से नहीं, देश में आज़ादी चाहते हैं। और इस बात से देश में कहाँ आजादी नहीं है आपको? अच्छा, ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, इस देश के अंदर जो गरीब लोग हैं वो गरीबी से आज़ादी चाहते हैं। जो लोग भूख से जूझ रहे हैं वो भूख से आज़ादी चाहते हैं। जो लोग जातिवाद का सामना कर रहे हैं उनको जातिवाद से आज़ादी चाहिए। समाज के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पढ़ नहीं पाते हैं, शिक्षा नहीं ले पाते हैं, उससे आज़ादी चाहिए। अब आपका ही चैनल है, समझ लीजिए, जो आपके स्ट्रिंगर और रिपोर्टर हैं उनको मिनिमम वेज नहीं मिलता है, तो उनको इस जो आर्थिक तंगी है उससे आज़ादी चाहिए। तो जितने तरीके के शोषण समाज में हैं उससे हमको आज़ादी चाहिए। तो इससे दिक्कत क्या आपको साकेत जी? देखिए, निश्चित रूप से जो जिन चीजों की इन्होंने बात की कि गरीबी से आजादी चाहिए और इससे आजादी चाहिए, ये बहुत सारे चीजों पर लोग काम कर रहे हैं और समाज जीवन में बहुत ऐसे लोग हैं जो रियलिटी में गरीबी, कैसे गरीबी का उन्मूलन हो उसके लिए काम कर रहे हैं। लेकिन लोगों के मन में प्रश्न आता है कि कभी ये क्यों नहीं कहते कि नक्सलवादी जो हिंसा कर रहे हैं उससे आजादी चाहिए। कभी ये क्यों नहीं कहते कि अलगाववादी कश्मीर में जो हिंसा कर रहे हैं और जिस प्रकार वहां से लाखों कश्मीरी पंडितों को निकाल दिया गया मार मार कर, उस वायलेंस से आजादी क्यों नहीं चाहिए। और ये नारे लगाने से क्या देश में परिवर्तन आएगा? रियलिटी में काम करने से देश में अगर नारे लगाने से नहीं आएगा, नारे लगाने में दिक्कत क्या है? उनका सवाल यह है कि नारे लगाने में दिक्कत क्या है? देखिए, निश्चित रूप से दिक्कत है। अगर कोई भारत को तोड़ने की बात करता है, देश की एकता और अखंडता पर प्रहार करता है, तो उससे दिक्कत है। आप नारे लगाइए ना, आप बोलिए भारत माता की जय, आप बोलिए वंदे मातरम, आप बोलिए इनकलाब जिंदाबाद, आप और भी दुनिया भर के नारे लगाते हैं। लेकिन जब आप कहते हैं भारत की बर्बादी तक जंग रहेगी, तो ये निश्चित रूप से फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है, ये इस देश पर प्रहार है। और हम तो लगातार इस बात को कह रहे हैं कि ये सिर्फ नारे लगाने वाले लोग थोड़े ही थे। अभी देखिए, इनके जेएनयू के एक मित्र हेम मिश्रा और डीयू के एक प्रोफेसर जीएन साई बाबा, कोर्ट ने कन्विक्ट किया है उनको। नक्सलवादी आंदोलन से जुड़े रहे हैं पूरी तरीके से, देश भर में यूनिवर्सिटीज में वो नक्सलवाद फैला रहे हैं। तो ये अर्बन माओइस्ट का, अर्बन नक्सलियों का एक पूरा षड्यंत्र है। और ये केवल नारे लगाने वाले कोई छात्र नहीं है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। और इसीलिए इसको हमें गर्व है इस बात का कि एबीपी ने इसको एक्सपोज किया और हम एक्सपोज करते रहेंगे। साकेत जी, मैं आज सोच के आया था कि पीएम और ईवीएम पे कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन आप मुझे प्रोवोक कर रहे हैं बोलने के लिए। तो मैं एक बात आपको कह देना चाहता हूं कि आप जो बोलते हैं उसमें आप चीजों को कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं। एक बात हम कह रहे हैं कि समाज में जितने तरीके का शोषण है सबसे हमको आजादी चाहिए। नहीं, वो कह रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि आजादी के नारे आप शोषण के लगाइए, गरीबी के लगाइए, भारत की बर्बादी के क्यों लगा रहे हैं? सही बात है, भारत की बर्बादी के नारे जिन्होंने लगाया है, मैं बार बार कहता हूं कि उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। आप उससे सहमत नहीं है? आप कह रहे हैं आप उससे सहमत नहीं है? बिल्कुल सहमत नहीं है। और हमने ये सवाल पूछा है सरकार से कि यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर अगर इस तरह के नारे लगे हैं तो भारत को सबसे विकसित राष्ट्र बनाने का दावा करने वाले लोग जो कहते हैं कि हमारे पास परमाणु बम है, वो 3-4 लड़कों को नहीं पकड़ रहे हैं जो भारत की बर्बादी के टुकड़े के नारे लगाए थे। आरोप हमारे ऊपर भी लगा, पुलिस ने आज तक चार्जशीट फाइल नहीं किया। हम समझते हैं कि आप असली विमर्श को भटका करके कहीं और पहुंचा। अगर असली विमर्श वो है, आपने कोई मूवमेंट चलाई कि इन लोगों को पकड़िए, आपने कोई प्रोटेस्ट की, दिल्ली पुलिस इनको पकड़िए, आपने कोई दूसरे जैसे नजीब लापता है उनके लिए तो मूवमेंट चली। ये जो 3 लोग हैं इनकी अगर आपको इतनी फिक्र है कि ये 3 लोग क्यों लापता हैं, आपने क्यों नहीं मूवमेंट चलाई? सही बात है। ये सवाल एक्चुअली जानते हैं आप गलत आदमी से पूछते हैं। ये सवाल साकेत जी से पूछना चाहिए था। मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूं, मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि आप भी कह रहे हैं कि मैं इत्तेफाक नहीं रखता उनसे। मैं उसका जवाब दे रहा हूं आपको कि नजीब कहां है, उसके लिए लगातार हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। रोहित वेमुला को न्याय मिलना चाहिए, उसके लिए आंदोलन कर रहे हैं। अभी एक और दुर्घटना जो है हमारे कैंपस में घटी है, मुथु कृष्णन ने
के बारे में आप सब लोग जानते होंगे, उसके लिए भी आंदोलन कर रहे हैं, कल भी प्रोटेस्ट कर रहे थे। हम तो लड़ते रहते हैं, हम अपने संघर्षों के लिए, अधिकारों के लिए, समाज में समानता के लिए। मैं कह रहा हूँ कि आपकी यूनिवर्सिटी में नारे लगे, आप कह रहे हैं हमने नहीं लगाए, वो लोग, उन लोगों को हम नहीं जानते, उनसे हम सहमत नहीं है, उनसे हम इत्तेफाक नहीं रखते, लेकिन अब बाकी सबके लिए प्रोटेस्ट करते हैं, तो उनके लिए भी प्रोटेस्ट करिए, बिल्कुल पकड़िए। बिल्कुल, ये बात बार बार करके बोले हैं, जब मतलब आप लोगों के चैनल पे ही आकर के बोले, आप हमने जरूर बोले, हमने ये सवाल उठाया कि भाई चार्जशीट फाइल कीजिए, आप जो अभी तक 1 साल हो गया है चार्जशीट क्यों नहीं फाइल किए हैं, आपको चार्जशीट फाइल करना चाहिए। आप जरूर बोले ये बार बार ये सवाल हम लोग उठा रहे हैं। और जीएन साई बाबा के विषय में क्या बोलेंगे? जीएन साई बाबा जैसे नक्सली प्रोफेसर जो यूनिवर्सिटीज में अर्बन माओइज्म फैला रहे हैं, कभी नक्सलवाद के खिलाफ क्यों नहीं प्रोटेस्ट करते हैं? देखिए, एक बात मैं आपको फिर बोलूंगा साकेत जी, ये चौपाल है, चर्चा हो रही है, इसको खाप पंचायत मत बनाइए। जो कोर्ट का काम है उस कोर्ट के काम को करने दीजिए। मैं बार बार बोला कि जो हिंसा है, चाहे वो नक्सली हिंसा हो या आतंकवादी हिंसा हो, उससे हम सहमत नहीं, उससे इत्तेफाक नहीं रखते हैं। जहां तक बात है कार्रवाई करने की, तो मैं भी कोर्ट की तरफ आपको ले जाना चाहूंगा। विनायक सेन को नक्सली कहा गया, फिर कोर्ट का क्या वर्डिक्ट आया? कोर्ट ने कहा कि किसी भी विचारधारा का समर्थन करना गलत नहीं है, और इसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने उनको रिहा कर दिया। जीएन साईं बाबा को अभी लोअर कोर्ट ने अपना एक आदेश सुनाया है, उसके बाद वो भी अपील करेंगे, न्यायालय अपनी प्रक्रिया करेगी। मैं बार बार यही कह रहा हूं कि जो हमारे असली सवाल हैं, विद्यार्थी होने के नाते, इस देश का नागरिक होने के नाते, जो हमारी समाज में रचनात्मक भूमिका होनी चाहिए, समाज को बेहतर करने में जो हमारा योगदान होना चाहिए, उस पर चर्चा करनी चाहिए। कानून को अपना काम करने दीजिए, पुलिस को अपना काम करने दीजिए। जनता को मुझे लगता है ये बात समझ में आती है कि क्यों जब कश्मीर में हिंसा होती है तो उसकी आप निंदा नहीं करते। जनता को शायद ये बात समझ में आती है कि क्यों आप इंडियन आर्मी के खिलाफ ही हमेशा बयानबाजी करते हैं, इंडियन आर्मी को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। देखिए, टीवी पर बैठकर एक बात बोलना और ग्राउंड पे करना एक बात है। पूरा रामजस का वाकया हो गया, आप लोगों ने एक बार कंडेम भी नहीं किया वहां पर जो एंटी नेशनल स्लोगनेरिंग हुई उसको। बार बार आप बात ले आ रहे थे वायलेंस के ऊपर, आप बात डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे थे। कभी बीच में कोई प्लेकार्ड लेकर आ रहा था। इल्जाम लगता है कि आप बताते हैं कि एंटी नेशनल कौन है, नेशनल कौन है। आप क्यों बताते हैं, कैसे बताते हैं, कौन होते बताने वाले? देखिए, बिल्कुल हम बताएंगे। हमारी आंखों के सामने अगर कोई देश को तोड़ने की बात करेगा तो वो निश्चित रूप से एंटी नेशनल है। भारत की एकता और अखंडता पर कोई प्रहार करने की कोशिश करेगा, निश्चित रूप से एंटी नेशनल है। देश के विश्वविद्यालयों में माओवादियों के लिए, अलगाववादियों के लिए और आतंकवादियों के समर्थन में माहौल बनाने की अगर कोई टीचर काम करेंगे, निश्चित रूप से एंटी नेशनल काम है। इसमें कहां आता है? इनकी नजर में एंटी नेशनल। किशोर जी देखिए, फिर गड़बड़ा गए हैं। एक्चुअली देश के संविधान को मानते नहीं है, इसलिए संविधान को ये रेफर नहीं करते हैं। हम कहते हैं कि देश के अंदर राष्ट्रवाद की परिभाषा देश के संविधान से तय होगी, आरएसएस के ऑफिस से तय नहीं होगा। बार बार हम यही बोल रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि इस देश के अंदर जो एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल है वही एंटी नेशनल है। अब एक सवाल आपसे पूछते हैं, आप हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, हमारा एक सेकुलर देश है, आप एंटी नेशनल है कि नहीं? इस सवाल का समझदारी अगर कम है तो इसमें मैं क्या करूं? समझदारी की क्या बात है? नॉट अपोज्ड टू सेकुलरिज्म। आप जिस सेकुलरिज्म की बात करते हैं, हिंदुस्तान के संविधान के प्रीएम्बल में ये बात लिखी है कि भारत एक सेकुलर नेशन है, हिंदू राष्ट्र बनाना, यही बात बिल्कुल भी अपोज नहीं है। आप क्या बात करते हैं? भारत आज अगर सेकुलर है तो इसलिए क्योंकि भारत में हिंदू मेजॉरिटी है। ये रियलिटी है इस देश की। आप क्या बरगलाने की कोशिश करते हैं? दुनिया को समझ में नहीं आता है क्या? इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में आपको देश ने नकार दिया, दुनिया ने नकार दिया। दुनिया में आज जहां जहां कम्युनिस्ट गवर्नमेंट्स हैं वहां वन पार्टी रूल क्यों है? और भारत में जहां जहां कम्युनिस्टों की सरकार है वहां आप दूसरी पार्टी वालों को जान से ही मारना शुरू कर देते हैं। केरल में देखिए आरएसएस एबीवीपी के कार्यकर्ताओं को कैसे जान से मारा जा रहा है। त्रिपुरा में देखिए क्या स्थिति है। मेरा सवाल फिर आजादी पे आपसे। आजादी अगर है और होनी चाहिए, यूनिवर्सिटीज में होनी चाहिए, तभी तो विमर्श होगा, तभी तो सोच बनेगी। तो हर तरह की बोलने की आजादी होनी चाहिए, और उसके बाद फिर छात्र तय करें कि सही क्या है, गलत क्या है, और अपना निर्णय करें। तो इनका जो भी व्यू है, जो भी इनका मत है सेक्युलरिज्म के बारे में, वो ये क्यों ना बोले? बिल्कुल। तो वो उनको आजादी क्यों ना हो? आजादी सिर्फ लेफ्ट लिबरल आजादी क्यों हो? नहीं, आजादी का कोई रंग नहीं होता है। गुलामी के खिलाफ जो मान्यता होती है, समझदारी होती है, वही आजादी होती है। इसको अलग तरीके से व्याख्या करने की कोई जरूरत नहीं। गुलामी की व्याख्या, उनकी गुलामी की व्याख्या अलग है, उनकी गुलामी की व्याख्या अलग है, आपकी गुलामी की व्याख्या अलग है। नहीं, मैं वही बात कह रहा हूँ कि एक हमको रेफरेंस पॉइंट तो बनाना पड़ेगा ना। मान लीजिए वो रेफरेंस पॉइंट आपको कौन अधिकार देता है? देश के अंदर तय करेंगे तो वो रेफरेंस पॉइंट हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है।
देश का संविधान है, यही हम बार बार कह रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन आप क्यों तय नेशनलिज्म करेंगे? की बात हो, राष्ट्रवाद की बात हो, अभिव्यक्ति की आजादी की बात हो, आजादी की व्याख्या की बात हो, ये तमाम चीजें देश के संविधान से तय होगी और देश को संविधान के हिसाब से चलना चाहिए, उसकी मान्यताओं के संविधान के हिसाब, संविधान उनको भी इजाजत देता है अपनी बात कहने की, अपना मत रखने का। आप उससे न सहमत होइए तो हम कहाँ जो है इनके ऊपर हमला कर रहे हैं, कहाँ पत्थर चला रहे हैं, कहाँ जेएनयू में रॉड बाबा मार रहे हैं। रामदेव को नहीं बोलने दिया जाता, जेएनयू में बाबा रामदेव को नहीं बोलने दिया जाता। देश के ऐसे विश्वविद्यालय में आप कह रहे हैं आजादी, कन्नूर में और तिरुवनंतपुरम के कितने कॉलेजेस में एबीवीपी छोड़िए, आपके खुद एआईएसएफ के लोग अंदर नहीं घुस सकते। अभी आपको पता है कि त्रिवेंद्रम का जो सबसे बड़ा कॉलेज है वो एक एसएफआई कॉलेज है, वहां पर एआईएसएफ के प्रेसिडेंट को तक अंदर नहीं घुसने दिया जाता। ये ऐसी आजादी की कल्पना करते हैं। साकेत जी ने बहुत अच्छा काम किया है, डिबेट को कैंपस में लेकर के आए हैं, कैंपस से संबंधित कुछ कुछ मोटी मोटी बात करते हैं, फिर समझ में आएगा कि वो आजादी के नारे हम किस तरीके से ड्रॉ करते हैं और उसके पीछे हमारी मानसिकता क्या है। सबसे पहली बात मैं आपको बताता हूँ, इस देश के अंदर जो सरकार आई, मैं कहा था कि मैं मोदी जी पे कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन पॉलिसी की बात है, बोलना पड़ेगा। सरकार जब आई तो सरकार ने हायर एजुकेशन में 17% का बजट कट किया। एक बात, जब 17% का बजट कट करेंगे तो इसका सबसे ज्यादा असर जो है कैंपस के अंदर जो मार्जिनलाइज्ड सेक्शन है उनके ऊपर पड़ेगा। इसका मैं एक एग्जांपल आपको देता हूं कि 11वीं योजना में जो बजट एक एलोकेट किया गया था डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ सेंटर खोलने के लिए, एक्सक्लूजन और इंक्लूजन के बारे में स्टडी करने के लिए, उस सारे सेंटर्स को सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में बंद कर दिया गया है और उसका फंड जो है इस बार से खत्म कर दिया गया है। तो ये साफ साफ एक अटैक दिखाता है कि जो मार्जिनलाइज्ड सेक्शन के लोग हैं उनके बारे में जो पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था शुरू की गई कैंपस के अंदर, तो बजट कट के बाद उसको बंद कर दिया। सरकार विरोधी नारे तो नहीं लगे ना, वो तो बात वही है। आप सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं, आप सरकार के खिलाफ बोलिए। बिल्कुल, निश्चित रूप से आप किसी पॉलिटिकल अगर पार्टी आप सरकार के विरोधी नारे लगाएंगे, सरकार को क्रिटिसाइज करना फंडामेंटल अधिकार है हमारा। अरे सरकार के खिलाफ ही बोलते हैं। गुरमेहर कौर ने एबीवीपी के खिलाफ बोला था, देश के खिलाफ नहीं बोला था, और एबीवीपी के खिलाफ बोलने के कारण उसको रेफर किया गया। बेवकूफ बनाने की कोशिश करेंगे। देश ने देखा है कि वहां पर उमर खालिद कौन सा नारा लगा रहे थे, गुरमेहर कौर कौन सा नारा लगा रहे थे, साकेत जी, और आपने वहां गुरमेहर कौर कौन सा नारा लगा रहे थे, इसका जवाब देंगे? भाषण दिया गुरमेहर कौर के ऊपर रामजस कॉलेज में कौन सा नारा लग रहा था, ये बताइए। मैं नारों की बात, रामजस कॉलेज में अगर कश्मीर से आजादी की बात होती है, बस्तर के लिए आजादी की बात होती है, पूछिए इन्होंने क्यों नहीं कंडेम किया आज तक कभी? कंडेम छोड़िए, इनके लोग जेएनयू से आए वहां पर और अगले दिन 22 तारीख को वहां पर पूरा बवाल उन्होंने क्रिएट किया। अगर दूसरी आप कहीं और ले जा रहे हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ इस तरीके के जो डिविजन आ रहे हैं उससे हमारा कोई समर्थन नहीं है। कैंपस के मुद्दे पर हो रही है। अच्छा, कन्हैया जी, आप डाइवर्ट करना चाहते हैं। मैं इसको अगर दूसरे एक्सट्रीम पे ले जाऊं कि क्यों देश की बर्बादी के ही नारे हैं, तो क्यों ना लगने दिए जाए? क्या किसी के नारे लगाने से देश बर्बाद हो जाएगा? क्या किसी के नारे लगाने से देश टूट जाएगा? दूसरा एक्सट्रीम है, नहीं लगाने चाहिए, लेकिन आजादी उनको बोलने की क्यों ना हो, और उससे क्या हो रहा है? देखिए, सबसे पहले इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन की बात की, जिस आर्टिकल 19(1)(a) से फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन मिलता है, उसके अगले आर्टिकल 19(2) से रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं। उस रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन में एक प्रावधान है यूनिटी और इंटीग्रिटी के ऊपर प्रहार नहीं होना चाहिए। दैट इज नॉट फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। दूसरी बात आपने कि नारे लगाने से प्रहार होता है। मैं बता रहा हूँ, नारे से प्रहार हो जाता है। केवल नारे से क्या हो जाएगा आप कह रहे हैं? 1990 से पहले जब कश्मीर में ये सारे नारे लगते थे तो क्या किसी ने इमेजिन किया था कि कभी वहां से लाखों कश्मीरी पंडितों को मार मार के निकाल दिया जाएगा, भगा दिया जाएगा अपने देश से, और वहां पर माइग्रेंट बना दिया जाएगा उनको? आप कहते हैं नारे से क्या होता है? नारे से ये बेस क्रिएट कर रहे हैं। जब यूनिवर्सिटी की डिस्कोर्स, देखिए पिछले साल क्या कह रहे थे, पिछले साल कह रहे थे नहीं नारे ही नहीं लगे, नारे ही नहीं लगे। टीवी पर बैठकर स्वयं कन्हैया कुमार अगले दिन 9 तारीख को घटना हुई 10 और 11 को बैठकर कह रहे थे नहीं नारे नहीं लगे, ये नहीं हुआ वो। आज प्रूव हो गया है कि वहां पर नारे लगे थे और ये देश विरोधी नारे लगे थे, तो आप कहने लगे नहीं नहीं नारे लग भी जाए तो क्या फर्क पड़ता है? हमें लगता है निश्चित रूप से फर्क पड़ता है, और ऐसे लोगों के ऊपर कोर्ट को कार्यवाही करनी चाहिए। एक मिनट किशोर जी, एक बात बोले, थोड़ा याद करा देते हैं। आप सब लोग यहाँ डिबेट को शुरू से सुन रहे हैं। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने अपनी बातचीत शुरू की तो इन्होंने कहा कि नारे लगाने से कुछ नहीं होता है, कुछ करने से कुछ होता है। आपने डिबेट यहीं से शुरू किया था, याद है कि आप भूल गए हैं? गरीबी और आजादी, गरीबी की बात हो रही आपको याद है कि नहीं है? गरीबी की बात, गरीबी कैसे हटाएंगे बताइए? नारों से? नारों से नहीं हटेगी ना, तो नारों से देश टूट जाएगा। नारों से गरीबी नहीं हटेगी, लेकिन नारों से देश टूट जाएगा। क्या बात कर रहे हैं साकेत जी? भाई, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एक बात है और उसका मिसयूज करना एक दूसरी बात है। आप जेएनयू में चाकू से खून भी किया जा सकता है और एक ही चाकू से फल भी। अच्छा साकेत जी एक सवाल। आप जेएनयू से पढ़े हैं साकेत जी, कम से कम अपनी नहीं तो जेएनयू की गरिमा रख लीजिए। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि झूठ तो मत बोलिए। मैं ये कह रहा हूँ, एक मिनट, आपकी अपनी देश की अपनी व्याख्या है, गुलामी की अपनी व्याख्या है, आपकी अपनी व्याख्या है। कन्हैया कुमार
क्योंकि आपकी व्याख्या में ज्यादा ये सुनने को मिलता है कि जो देश प्रेमी नहीं है वो देशद्रोही है। कन्हैया कुमार देश प्रेमी है या देशद्रोही है? देखिए, कोर्ट में एक मामला चल रहा है इनके ऊपर, और मुझे लगता है निश्चित रूप से जब उस कोर्ट का निर्णय आएगा तो ये बात साबित हो जाएगी। तो हमने पहले दिन से कहा, अगर किसी ने देखिए या तो सबका सर्टिफिकेट कोर्ट से ले लें। नहीं, जो आपकी नजर में क्या है ये? मैं आपको बता रहा हूँ, जो भी व्यक्ति देश विरोधी नारे लगाएगा वो देश विरोधी होगा। अगर इन्होंने देश विरोधी नारे लगाए तो निश्चित रूप से देश विरोधी है। और कोर्ट पे हम लोगों का विश्वास है, हमें विश्वास है कि जिन भी लोगों ने 9 फरवरी को जेएनयू में और 21 फरवरी 2017 को रामजस कॉलेज में देश विरोधी नारे लगाए, उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई होगी, निश्चित रूप से कार्रवाई होगी, हमें विश्वास है इस बात का। देखिए, इनके देश की जो मानसिकता है ना, जिसमें दलितों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए, महिलाओं के लिए, गरीबों और किसानों के लिए अगर जगह नहीं है तो आपके देश के खिलाफ नारा लगाएंगे, आपकी उस मानसिकता के खिलाफ नारा लगाएंगे। भारत का संविधान सबको देता है, लेकिन जो हमारे भारत का संविधान सबको जो हमारे देश की समझ है, जिस देश को हम मानते हैं, वो देश की परिकल्पना तय होती है संविधान की प्रस्तावना की पहली पंक्ति से, जिसमें कहता है हम भारत के लोग बार बार उस देश को सम्मान करेंगे, उस देश के लिए कुर्बान भी होंगे। और आप जो कह रहे हैं ना सीमा पे मरने की बात, साकेत जी मैं दावे के साथ कह सकता हूँ आपके घर से कोई नहीं मरा होगा, मेरे घर से लोग खेत में भी मरे हैं और सीमा में भी मरे हैं। आप इस बात को भटकाने की कोशिश मत कीजिए। अच्छा। हम उस जगह से आते हैं, हम वो लोग हैं जो अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं और इस देश के अलग अलग हिस्सों में अपनी जान दे रहे हैं। और मैं इसीलिए सैल्यूट करता हूं छत्तीसगढ़ के अंदर वो जवान जो मारे गए हैं उनको भी, और 832 किसान जो मध्य प्रदेश में आत्महत्या करने पे विवश हुए हैं उनको भी। और मैं सैल्यूट करना चाहता हूं वो तमाम लोग जो इस देश को आगे बढ़ने के लिए अपना जान देते हैं, अपना खून पसीने की कमाई उसमें लगाते हैं। अच्छा, करें एक मिनट। आपकी देश की परिभाषा में साकेत जी देश प्रेमी है, देश विरोधी है? हमारी देश की परिभाषा में तो साकेत जी देश प्रेमी हैं, क्योंकि आप इनके लिए देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांटने का काम हमारा नहीं है। अगर ये कुछ गैर कानूनी काम करेंगे तो ये काम करना पुलिस का है, ये हमारा काम नहीं है। यहाँ से लोग आए हैं, कई उनसे सवाल लेते हैं। प्रतीक जी बिल्कुल या श्योर। मेरा प्रश्न कन्हैया जी से है। आपने बात कही कि महिलाओं के लिए दिल्ली कमीशन फॉर वुमेन जो है उसकी रिपोर्ट है कि जितनी भी महिलाओं के मोलेस्टेशन की रिपोर्ट आती है 50% के आसपास जेएनयू से आती है। एक तो ये आप महिलाओं का उत्थान कर रहे हैं, वहां की स्थिति है। और जेएनयू के प्रोफेसर की रिपोर्ट है 200 पेज की, इट हैज बिकम अ den ऑफ ऑर्गेनाइज्ड सेक्स रैकेट। ये जेएनयू के प्रोफेसर की है। पर हम दिल्ली कमीशन ऑफ वुमेन की रिपोर्ट की बात करेंगे, 50% रिपोर्ट वहां से आती है। दूसरा, आपने कहा कोर्ट पे आपका विश्वास है। जब कोर्ट रिजल्ट देती है तब वहां पे एक सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है, जुडिशियल किलिंग ऑफ अफजल गुरु, तो वो तो कोर्ट नहीं दिया था, फिर उसको जुडिशियल किलिंग को कह रहे हो आप। एक तरफ आप पहले तो कहते हो कोर्ट में विश्वास है, जब सुप्रीम कोर्ट उसको दे देती है तो फिर कहते हैं जुडिशियल किलिंग है। विश्वास है कहां पे? देखिए, आपका सवाल बहुत अच्छा है और पूछने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आजकल सवाल पूछने पे भी बहुत बड़ा पहरा है, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जवाब हमारा यह है आपका कि मैं आपको देश का एक आंकड़ा देता हूं कि देश में सबसे ज्यादा मोलेस्टेशन के केस केरला में रजिस्टर्ड होते हैं। और सुन लीजिए, सीपीआई छोड़िए ना, साक्षरता की बात करते हैं कि सबसे ज्यादा साक्षर राज्य जो है वो केरल है। अब आप सब लोग यहाँ पढ़े लिखे लोग हैं, केस होना और केस का रिपोर्ट होना ये बिल्कुल दो बात इस देश के अंदर है। जहां लोग ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं वो अपने राइट को एसर्ट करते हैं, वो पुलिस में जाते हैं, रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। लेकिन जहां पे निरक्षरता होती है, लोग अपने अधिकारों को नहीं समझते हैं, उनके अधिकारों को दबा दिया जाता है और मामला पुलिस तक नहीं पहुंचती है। एक बात। दूसरी बात, जहां तक आप इस कार्यक्रम के बारे में बोल रहे हैं कि कार्यक्रम जुडिशियल किलिंग और कल्चरल, पहली बात तो मैं उसका ऑर्गेनाइजर नहीं हूं, ना मैं उसका समर्थक हूं। लेकिन जहां तक कार्यक्रम करने की बात है तो उसको भी जिस कोर्ट के खिलाफ किया जा रहा है ना, कोर्ट में ही चैलेंज किया जा सकता है। वहां रॉड लेकर के, मारपीट करके, पत्थर चला करके, लोगों के साथ वायलेंस करके और लोगों को रेप थ्रेट देकर के नहीं किया जा सकता है। यानी तीसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो आपके सवालों से निकल करके आ रहा है वो ये है कि आप किसी भी इंस्टीट्यूशन को किस आधार पे देखते हैं। क्या आप उस इंस्टीट्यूशन को सिर्फ महिला आयोग के रिपोर्ट के आधार पे देखेंगे कि अभी इस साल जेएनयू को राष्ट्रपति जी के द्वारा बेस्ट यूनिवर्सिटी का अवार्ड दिया गया है, इस पे आप नहीं कुछ बोलना चाहते हैं, अभी उसको दिया गया है। और मैं आपको बता रहा हूं, और ये लगातार हुआ है, ऐसा नहीं है कि पहली बार हुआ है। जेएनयू में लोग 120 रुपए में अपनी पढ़ाई कर पाते हैं,
देश के अंदर सबसे ज्यादा ब्यूरोक्रेट दिया है, सबसे ज्यादा एकेडमिशियन हम लोगों ने दिया है। और मैं आपको बता देता हूं, मैं अपने बारे में कह देता हूं, मेरी माँ 3000 रुपया कमाती है। अगर जेएनयू नहीं होता ना तो ली मेरिडियन में बैठ करके आपके सामने भाषण नहीं दे रहे होते। सवाल 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 जी, अगला सवाल है सर। आप गरीबी की बात करते हैं कि गरीबी से आपको आजादी चाहिए, हमें आजादी गरीबी से दिलवानी है। तो गरीबी की जहां बात आती है तो आपको क्या लगता है कि आप नारे लगाएंगे तो जो गरीबी है वो मिट जाएगी? सर अगर गरीबी मिटानी है, आप आजादी की बात करते हो, ये बात तो मेरा सवाल ये है, आप ऐसा कुछ क्यों नहीं करते कि आप गरीबी मिटाएं? आप सोशल एंटरप्रेन्योर बनिए, आप एंटरप्रेन्योर बनिए कि आप टीसीएस की तरह, टाटा की तरह आप एक एम्प्लॉइज एक इतना बड़ा पूरा खड़ा करें। हो गया सवाल। बहुत बहुत बढ़िया सवाल, इनका जवाब दे देते हैं। भैया देखिए, दो तरह के लोग होते हैं। एक शुतुरमुर्ग होते हैं जो अपनी गर्दन रेत में डुबा करके कहते हैं कि कोई आंधी आने वाला नहीं है। मैं तो अपनी गरीबी से मुक्त हो जाऊंगा, इसकी पूरी गारंटी है। और आपके इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं कि मोदी जी ने आपके खाते में 15 लाख पहुंचाया हो ना हो, लेकिन मोदी जी से लड़ करके हमारे खाते में 15 लाख रुपया आ गया और 3 लाख रुपया सरकार को टैक्स भी भर दिए हैं। तो हमारी गरीबी तो जरूर मिट जाएगी, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि हमारी गरीबी मिट जाने से ही समाज की गरीबी मिट जाएगी। अगर आप एक सामाजिक प्राणी हैं और समाज के अंदर अगर समस्या है तो ये आपकी जिम्मेवारी बनती है कि उस समस्या के खिलाफ आप सवाल खड़ा करें। ना सिर्फ सवाल खड़ा करें, उसके खिलाफ आप सड़कों पे उतरें और सड़क पे उतर करके उसको खत्म करके एक मुकम्मल समाज की निर्माण करें, और वही करने की कोशिश करें। दो सवाल प्रश्न, लेकिन लोगों के मन में ये भी आता है कि जहां जहां कम्युनिस्टों की सरकार रही, ऐसा तो नहीं कि आपको इलेक्टोरल इस डेमोक्रेसी में कभी मौका ना मिला हो, आपको भरपूर मौका मिला है। इतने वर्षों तक बंगाल में आपकी सरकार रही, आज केरल में आपकी सरकार है, त्रिपुरा में आपकी सरकारें हैं कम्युनिस्टों की। वहां पर गरीबी क्यों नहीं खत्म हुई? क्योंकि आपकी वहां पर क्यों नंदीग्राम और सिंगूर जैसे हत्याकांड हुए? वहां पर क्यों स्टूडेंट्स के साथ अन्याय लगातार किया जाता है? इस बात के बारे में भी तो आपको प्रश्न जवाब देना पड़ेगा। साकेत जी, मैं बार बार कहता हूं कि आप पता नहीं कहां से ट्रेनिंग लेकर के आए हैं। आप में जो है ना एकदम छोटा रिचार्ज वाला क्वालिटी दिखता है। जैसे आपके बड़े संघ के नेता बोलते हैं वैसे ही आप उसको फॉर्मुलेट करके बोल रहे हैं। देखिए, आपके संस्कार है कि आप लोगों के पर्सनल कमेंट्स करें, हमारे संस्कार हमें अलाउ नहीं। हमारे संस्कार और आपके संस्कार इस देश के संस्कार हैं। सुनिए मेरी बात, मैं ये कह रहा हूं कि जब मैं यहाँ आ रहा था तो आपने मुझे क्या कह करके बुलाया? कन्हैया कुमार जेएनयू एसयू के पूर्व अध्यक्ष। आपने मुझे कहा कन्हैया कुमार सीपीआई के जनरल सेक्रेटरी, सीपीएम के जनरल सेक्रेटरी। भाई साहब, आप उस काम के लिए मुझे क्यों तोहमत दे रहे हैं जिसके लिए मैं जिम्मेवार ही नहीं हूं? आप मुझसे स्टालिन का हिसाब मांगते हैं, लेनिन का हिसाब मांगते हैं। मैं आपसे देश के अंदर जो हो रहा है उस पर हिसाब मांगता हूं। आप ये बड़ी बड़ी समस्याएं जब उठाएंगे तो लोग प्रश्न तो करेंगे कि ऑल्टरनेट क्या है, ऑल्टरनेटिव क्या है? डेमोक्रेसी ऑल्टरनेटिव नहीं है क्या? आप कैंपेन मोड में महाराज, आप यूपी का चुनाव नहीं है। अरे चुनाव तो हम जीतते रहते हैं, जनता हम पे भरोसा करती है इसलिए वोट देती है और आपको रिजेक्ट करती है। आप एक बार जेएनएसयू के अध्यक्ष बन गए, अगले साल आपकी पार्टी को कैंडिडेट भी नहीं मिला जेएनएसयू में और आपको गठबंधन करना पड़ा सभी वाम दलों को एक साथ हमें हराने के लिए। अच्छा, इनकी सरकार का आपने बताया, इनकी सरकारें जहां जहां वहां ये समस्या होती है, क्योंकि ऑल्टरनेट मॉडल की बात है। आपकी सरकारें कहां देखिए, हम तो छात्र संगठन है, लगातार कोई भी सरकार हो छात्रों की मांगों को उठाएंगे, मुद्दों को उठाएंगे। ये अभी कह रहे थे कि लाख रुपया आया है, वो लाख रुपया इसलिए आया है क्योंकि हम लड़े यूजीसी से और जेआरएफ और एसआरएफ बढ़ा इतना, इसलिए आज जो रिसर्च स्कॉलर्स यूनिवर्सिटीज में बैठे हुए हैं उनको पहले 16,000 रुपए जेआरएफ मिलता था, आज 25,000 रुपए पर महीना जेआरएफ मिलता है जूनियर रिसर्च। सवाल पूछ रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात। पूछ लूं मैं? मेरा नाम प्रांजल वाजपेयी है। श्री श्री कन्हैया जी, आपने कहा कि व्यक्तिगत टिप्पणियां ना करें, संगठन के बारे में ना पूछें। मैं आपसे आपके बारे में पूछ रहा हूं जी। 21 साल का आईआईटी से पास हुआ छात्र देश में नौकरी करके टैक्स पे करता है। आप संभवतः 30 के आसपास पहुंच चुके होंगे। आप इतने सालों से बुद्धिस्ट स्टडीज, अफ्रीकन स्टडीज और ना जाने क्या क्या स्टडीज कर रहे हैं। आप देश इसका क्या भला करने वाले हैं इस तरह की पढ़ाई से? और आपकी उम्र खालिद जो इतने सालों से पढ़ते चले आ रहे हैं, कॉलेज में रहते चले आ रहे हैं, इनका अर्थ क्या है? आप देश का भला करने आए कि राजनीति करने आए? वाह वाह, बहुत अच्छा सवाल है। टैक्स की बात जब पूछी जाती है तो मन करता है कि इसको बड़े कई तरीके से व्याख्यायित करूं, लेकिन एक ही चीज बोलता हूं कि इस देश के अंदर आईआईटी में पढ़ने के लिए खाना जरूरी है। अगर हम खाने की बात करेंगे तो किसान की बात करेंगे, और बेशक आपकी तरह जो है किसान बेचारा वो उतना टैक्स नहीं दे पाता होगा। देश जो है टैक्स पेयर कितना टैक्स पे कर रहा है इससे ही नहीं बनता है। इससे हिसाब से तो इस देश का प्रधानमंत्री मोदी जी को नहीं, अंबानी जी को होना चाहिए, वो सबसे ज्यादा टैक्स पे करते हैं। भैया बात को समझिए, देश में कंट्रीब्यूशन समझिए, देश में कंट्रीब्यूशन समझिए।
देश में कंट्रीब्यूशन जितना आईआईटीएन का है, जितना पत्रकारों का है, जितना मोदी जी का है, जितना साकेत का है, उतना ही किसान का है, उतना ही मजदूर का है, उतना ही दलित का है, उतना ही महिला का भी है। और इस तरीके की जो मानसिकता होती है, जहां हम किसी को ऊपर और किसी को नीचे देखते हैं, इसी ऊंच नीच की मानसिकता से हमको आजादी चाहिए साहब। और रही बात कैंपस में रहने की, सुनिए, कैंपस में रहने की उसको भी सुन लीजिए। कैंपस में पहुंचने के लिए मोटी मोटी बात आपको कर देता हूं। जैसे मैं जब ईवीएम की चर्चा हो रही थी तो कुछ लोगों ने कहा कि ईवीएम का जांच कराना चाहिए। बोले इस देश में डिग्री का जांच नहीं हो पाता, ईवीएम का जांच होगा, उसको छोड़ दीजिए। तो बात यह है कि कैंपस में पढ़ने के लिए भी, अगर मैं पीएचडी कर रहा हूं, उससे पहले एमफिल करना पड़ता है, एमफिल से पहले एमए करना पड़ता है, एमए से पहले बीए करना पड़ता है। और ये जो पढ़ाई है, अगर ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो मुझे बताइए कि एजुकेशन हमारा फंडामेंटल राइट क्यों है? एजुकेशन हमारा फंडामेंटल राइट है, इसीलिए हम पढ़ते हैं और पढ़ करके समाज में कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं। अगर आपको उम्र नहीं, बहस नहीं, वो किसी दिन बहस कर लेंगे, आपके साथ भी बहस कर लेंगे। अफ्रीकन स्टडीज पढ़ करके भूपेंद्र चौबे हमारे साथ है। अफ्रीकन स्टडीज पढ़ करके देश में इसलिए कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं क्योंकि देश का पॉलिसी क्या होगा अफ्रीका के लिए, वो हम लोग ही पढ़ करके तय करते हैं, वो पॉलिसी हम ही लोग बनाते हैं। समझ लीजिए थोड़ा सा। कन्हैया जी, बड़ा सिंपल सवाल है। चौपाल के माध्यम से सिर्फ आप सच्चाई से ये बता दें, फ्रॉम डे वन जब से आप हाईलाइट हो रहे हैं, मैं आपको अच्छी तरह से सुनता हूं और दिन ब दिन ये देखता जा रहा हूं कि आप बहुत अच्छे प्रवक्ता बनते जा रहे हैं। मुझे ये बता दें कि आपकी इस कदर की उन्नति के पीछे कौन सी पार्टी है? सच्चाई से बताएं, ईमानदारी के साथ। कोई ना कोई आपके पीछे है। कभी नारे के खिलाफ चल रहे हैं, कभी टैक्स के खिलाफ चल रहे हैं, और आज आपने कह दिया 15 लाख आपको आ भी गए हैं। तो मोदी जी की दोस्ती हो गई है क्या आपकी? ये सारी बातें आज खुल के बताइए। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको, आप बुजुर्ग हैं और आपके सवाल का सम्मान करते हुए कहना चाहता हूं कि मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर नहीं हूं। और उन्नति की जहां तक बात है तो उसमें मैं एक बात कह देता हूं कि इसके लिए तो मैं जरूर प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं। अगर गृह मंत्री जी हमको जेल में नहीं डालते तो आप हमसे ये सवाल नहीं पूछ रहे होते। ये तो मैं उनको हमेशा शुक्रिया अदा करता हूँ। रही बात दोस्ती की, तो ना केहू से दोस्ती ना केहू से बैर। संविधान की कसम खा करके कहता हूँ कि किसी राजनीतिक दल से हमारा कोई लेना देना नहीं है। इस देश का एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते जो वादे हमसे किए जाते हैं, उस वादे का हिसाब ही सरकार से मांगते हैं। जो भी नारा लगाते हैं, जो भी संघर्ष करते हैं, वो इस देश की जनता की भलाई के लिए करते हैं, देश के पक्ष में करते हैं। और ये जो एक बार बार लोगों को सवाल उठा करके भटकाने की कोशिश की जा रही है कि आप मोदी जी के खिलाफ क्यों बोलते हैं, हम मोदी जी के खिलाफ नहीं बोलते हैं। उनकी जो पॉलिसी है और उन्होंने जो वादा किया और उन्होंने जो डिलीवर नहीं किया, उस पर हम सवाल खड़ा करते हैं। नौजवान होने के नाते हम उनसे ये सवाल पूछते हैं कि मोदी जी, आपने कहा कि इस देश के अंदर 2 करोड़ रोजगार हर साल पैदा किया जाएगा, लेकिन मैं बार बार सरकारी आंकड़ा देखने की कोशिश करता हूं तो कभी भी 2 लाख रोजगार नहीं पैदा किया। 2.5 साल सरकार के हो गए। यही हमारे मुद्दे हैं। और ये बार बार जो एक कयास लगाया जाता है कि आप किसी ना किसी राजनीतिक दल के समर्थन से किसी राजनीतिक दल के खिलाफ बोल रहे हैं, आप किसी हमारा राजनीतिक कोई दल लेना के साथ देना नहीं है। उनकी यूनियन का भी किसी राजनीतिक दल से कोई लेना देना नहीं है। तो हम आपको जब विचार यूनियन से बात हो रही है कि लाल झंडा लेकर क्यों खड़े हो जाते हैं, फिर बार बार जब लाल झंडा लेकर खड़े हो जाते हैं और केरल और पश्चिम बंगाल में जहां सरकारें रही, आप भी थोड़ा भगवा कर लीजिए, आप भी थोड़ा झंडा भगवा कर लीजिए, हो जाएगा बराबर। लेकिन हम नहीं मान रहे, हम आपको स्टूडेंट लीडर के तौर पर लेकिन जानते हैं साकेत जी हमारे पक्ष में काम कर रहे हैं। इस तरीके से ये हमें जबरदस्ती कम्युनिस्ट साबित कर देंगे तो होना हो कम्युनिस्ट पार्टी हमको कुछ दे दे। लेकिन मैं आपको बार बार कहता हूं कि बतौर स्टूडेंट मूवमेंट को खड़ा करना और इस देश के अंदर क्या बेहतर हो सकता है उसके पक्ष में लड़ना, ये हमारा काम है। किसी राजनीतिक पक्ष का प्रवक्ता होना हमारा काम है। आखिरी एक सवाल लेते हैं, आखिरी सवाल, हमारा वक्त हमारे यहाँ खत्म हो रहा है। भूपेंद्र चौबे हमारे साथ हैं। बहुत संक्षिप्त में सवाल पूछूंगा। कन्हैया जी भाषण तो बहुत बढ़िया देते हैं और हम लोग आपको बड़े भाषण सुनते आए हैं, लेकिन आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, जब आपके खिलाफ जब फाइल हुआ तो जो महिला जज थी जिन्होंने वर्डिक्ट दिया, उन्होंने एक शब्द का प्रयोग किया था। उन्होंने कहा कि आप गैंग्रीन की तरह हैं, आपकी सोच आपके साथी गैंग्रीन की तरह है, बहुत जल्दी फैलते हैं आप लोग। अब ये सच है कि आपके खिलाफ अभी तक चार्जशीट नहीं फाइल हुई है, जो आप बार बार बोलते हैं, लेकिन आपको नहीं लगता कि समय आ गया है कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जैसे विश्वविद्यालय में विद्यार्थी कितने समय तक पढ़ें, कितने समय तक रहें? क्या उसके ऊपर कोई एक मापदंड नहीं रहना चाहिए क्या? अगर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली में आप बीटेक करने के बाद, एमटेक करने के बाद, आप 5-7 साल बाद अगर आपको हटना होता है, क्या जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में वैसा बार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए आपके मुताबिक?
ये एक्चुअली देखिए क्या है, ये एक कंफ्यूजन है, मैं बार बार बता देता हूं। जैसे हर चीज के लिए एक मिनिमम टाइम लगता है। कोई भी इंसान जब 10वीं करेगा, आप सब लोग जरा सुनिएगा, वो भाई साहब बहुत गुस्से में थे, आप भी सुन लीजिए सर। 10वीं जब आप कीजिएगा तो आपको उसके लिए मिनिमम 15 वर्ष लगेगा। 10वीं से जब आप 12वीं कीजिएगा तो 17 वर्ष लगेगा, और जब आप ग्रेजुएशन कंप्लीट करेंगे तो 20 वर्ष होगा, एमए करेंगे तो 22 वर्ष होगा, एमफिल करेंगे तो 24 वर्ष होगा, और पीएचडी करने में अगर मिनिमम भी 3 साल लगेगा तो 27 साल होगा। भैया हम कोई ज्यादा समय नहीं ले रहे हैं, ये तो सरकार ने ही मानदंड तय किए हैं, उसी के हिसाब से पढ़ रहे हैं, उसी के हिसाब से पीएचडी कर रहे हैं। और ये बार बार जो आप उम्र पे चले जाते हैं ना, तो आप मुझे बताइए, देश के प्रधानमंत्री 67 साल में युवा हो सकते हैं और हम 30 साल में पीएचडी नहीं कर सकते हैं। माने ये क्या चल रहा है? पर आप बीमारी वाले सवाल पे नहीं बोले। आपको जब आपको बेल मिली तो जज ने बोला आप एक गंभीर बीमारी की तरह हैं, अगर समाज में फैलेंगे तो समाज को खराब करेंगे। ऐसा? उस पर आपने जवाब नहीं दिया। अच्छा, ये पहले मेरी बात आप सुन लीजिए, ये सवाल आपने बड़ा इंपॉर्टेंट याद दिलाया। हमारे मामले में 3 लोग जेल गए थे। हमारा जब बेल हुआ तो वो बेल ऑर्डर आया, और उस बेल ऑर्डर की शुरुआत हुई, मेरे देश की धरती उगले सोना सोना, कुछ इस तरीके का था, मुझे याद भी नहीं है वो लाइन, और ये गैंग्रीन शब्द का भी इस्तेमाल किया गया। फिर जब दूसरा बेल ऑर्डर आया, वो बेल ऑर्डर कंप्लीटली डिफरेंट है, उसमें कोई भी इस तरीके की बातचीत नहीं की गई। आप बार बार देखिए कि जो लोग हमारे ऊपर इतना तिलमिला जाते हैं, वो भी मेरा नाम नहीं लेते हैं, उमर का नाम ज्यादा लेते हैं। तो मेरे बेल ऑर्डर में गैंग्रीन का शब्द लिखा हुआ है, जिसको खुद पुलिस के हवाले से कहा जा रहा है कि उसको क्लीन चिट मिल गया है, लेकिन उमर का जो बेल ऑर्डर है उसमें इस तरह का कोई शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है। तो मैं समझता हूं माननीय न्यायालय का सम्मान करते हुए कि न्यायालय भी अपने आप में ऑब्जेक्टिव नहीं होता है, उसके ऊपर भी एक पॉलिटिकल अभी आप कह रहे थे मैं भारत के संविधान में बिलीव करता हूं, अभी आप कह रहे थे मैं कोर्ट में बिलीव करता हूं, अभी आपने अपनी परिभाषा बदल ली। नहीं, पिछले 10 मिनट के अंदर आपने बदल ली। बिल्कुल नहीं, आप तो गुस्सा गए सर, हम कहां बदल रहे हैं। हम माननीय न्यायालय का सम्मान करते हुए बोले हैं कि आप समाज के अंदर जो स्थिति होती है उससे अपने आप को सब्जेक्टिवली बचा नहीं सकते हैं। आप जब आप कहते हैं कि आप निष्पक्ष पत्रकार हैं, तब ये आप छुपाने की कोशिश करते हैं कि आप किसके पक्ष में पत्रकारिता कर रहे हैं। माफ कीजिएगा, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, वक्त हमारा यहाँ पर खत्म होता हुआ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कन्हैया जी और साकेत जी।